नमस्कार किसान भाई बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं पूनम आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। किसान भाई बहनों, सबसे पहले हम एक नज़र डालेंगे खबरें खेती में क्या है आज खास। जीरे की परवरिश से शुरू होता है समृद्ध मछली पालन। बैगन के उन्नत प्रभेद से करें खेती, बढ़ेगा मुनाफा। आम से खास बने आलोक कुमार सीतामढ़ी की माटी में फलता है सुनहरा भविष्य। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति सिन्हा। अब खबर विस्तार से। बिहार में अब गन्ना की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य सरकार ने गन्ना किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए गुड़ प्रोसेसिंग प्लांट योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य की 81 आधुनिक गुड़ इकाइयां स्थापित की जाएंगी। गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने बताया कि योजना के तहत 25 लाख तक की लागत पर 12.5 लाख, 50 लाख तक की राशि पर 25 लाख एवं 1 करोड़ तक की लागत राशि पर 50 लाख तक अनुदान किसानों को मुहैया कराया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए किसान भाई ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। हमारा 4 कैटेगरी का मतलब प्लांट लगाने की बात है। एक है 25 लाख रुपया अगर उपभोक्ता को लगाने वाले किसान को हम देते हैं तो छोटे स्तर पर वो शुरुआत करेंगे। छोटे स्तर पर मशीन लगाकर गुड़ बनाने का काम करेंगे। उसमें 25 लाख में 12.5 लाख रुपया हम सब्सिडी देंगे। दूसरा है 50 लाख का, उसमें 25 लाख का हम सब्सिडी देंगे। तीसरा है 75 लाख और लास्ट में हम 1 करोड़ रुपया का कोई बड़ा प्लांट लगाता है तो बड़े प्लांट पर हम 50% सब्सिडी यानी 50% सब्सिडी देंगे। 1 करोड़ में 50 लाख। किसान भाई, बरसात सिर्फ धरती की प्यास नहीं बुझाती, यह जीवन को भी जन्म देती है। खासकर मछली पालन के क्षेत्र में यह मौसम एक नई शुरुआत की तरह होता है। यही वह समय है जब नर और मादा मछलियों का प्राकृतिक प्रजनन होता है और वैज्ञानिक तरीके से तैयार होता है जीरा, यानी नन्ही मछलियों की पहली खेप। इस प्रक्रिया में सबसे पहले स्वस्थ ब्रीड मछलियों का चयन किया जाता है, जैसे रोहू, कतला और मृगला। इसके बाद इन्हें पोषण युक्त आहार देकर एक टैंक में रखा जाता है। बरसात के दौरान अनुकूल तापमान में हार्मोन इंजेक्शन देकर मादा मछलियों को अंडे देने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस तकनीक को हाइपोफाइसेशन कहते हैं। नर मछलियों द्वारा अंडों को निषेचित करने के बाद अंडे हैचरी टैंक में रखे जाते हैं। लगभग 72 घंटों में इनसे जीरा निकलता है। इन जीरों को नर्सरी तालाबों में डाला जाता है, जहां ये धीरे धीरे फिंगरलिंग बनते हैं, जो मछली पालन के लिए तैयार बीज होते हैं। किसान भाइयों, पशुपालन अब केवल दूध उत्पादन तक सीमित नहीं, बल्कि अब ये आय का मजबूत जरिया भी बन चुका है। लेकिन एक सवाल अक्सर उठता है, पशुपालक किसान भाई देसी गाय पालें या फिर विदेशी नस्ल की। विदेशी गाय जैसे जर्सी और हॉलस्टीन फ्रीजियन ये दूध तो ज़्यादा देती है, लेकिन इनकी देखभाल में खर्च भी ज़्यादा आता है। साथ ही गर्मी और बरसात के मौसम में बीमारी का खतरा भी बना रहता है। वही देसी नस्ल जैसे साहिवाल, गिर और लाल सिंधी का दूध भले ही कम हो, लेकिन यह A2 प्रोटीन से भरपूर होता है और सेहत के लिए भी बेहतर माना जाता है। साथ ही इनका गोबर और गौमूत्र जैविक खेती के लिए बेहद फायदेमंद है। बैंगन, जिसे सब्जियों का राजा भी कहा जाता है, इसकी खेती लगभग हर राज्य में की जाती है और यह पौष्टिकता के साथ साथ स्वाद में भी बेहतरीन है। लेकिन बदलते समय और बढ़ती मांग के साथ बैंगन की पारंपरिक किस्मों के साथ साथ उन्नत प्रभेदों का विकास किया गया है, जो उत्पादन, गुणवत्ता और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए अनुकूल है। पूसा हाइब्रिड से
पूसा क्रांति, अर्का किसन और श्रीधर बैगन ऐसे प्रभेद हैं जिसकी उत्पादन क्षमता प्रारंभिक किस्मों की तुलना में 30 से 50% अधिक है। खेती में अब मशीनें किसानों का काम आसान बना रही हैं। बीज बोने की परंपरागत विधि में समय, मेहनत और बीज की बर्बादी होती थी, लेकिन अब इसका समाधान है वैक्यूम प्लांटर। यह यंत्र हवा के दबाव से बीज को उठाकर एक निश्चित दूरी और गहराई पर जमीन में बोता है। इससे बीज की बचत होती है और फसल की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। वैक्यूम प्लांटर मक्का, मूंगफली, सोयाबीन जैसी फसलों की बुआई में बहुत उपयोगी है। ये ट्रैक्टर से जुड़कर एक साथ कई कतारों में बुआई कर सकता है। बिहार का सीतामढ़ी जिला सिर्फ धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि अब फलों की खेती, खासकर आम उत्पादन के लिए भी चर्चा में है। यहाँ के एक प्रगतिशील किसान आलोक कुमार ने आम की बागवानी से अपनी पहचान ही नहीं बल्कि अपनी आमदनी भी दुगनी कर दी है। आलोक ने वर्षों पहले पारंपरिक खेती को छोड़कर आम की उन्नत किस्मों की ओर रुख किया। शुरुआत में केवल 2 बीघा में बाग लगाया, लेकिन वैज्ञानिक विधियों, नियमित देखरेख और नई तकनीकों के साथ आज इनके पास 10 बीघा से अधिक का आम बागान है। मलिका, लंगड़ा, अमरपाली और बागनापल्ली जैसी किस्मों को इन्होंने अपनाया और टपक सिंचाई, जैविक खाद और फल प्रबंधन तकनीकों का उपयोग कर उत्पादन को बढ़ाया। इनके द्वारा उगाए आम पिछले दिनों पटना में आयोजित आम महोत्सव में भी लोगों को खूब पसंद आया। हम अपना खेत बागान फाउंडेशन सीतामढ़ी से, ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो किसानों के लिए हम लोग मार्केटिंग चैनल उपलब्ध कराते हैं और प्लस उनको टेक्निकल नो हाउ भी देते हैं। किसानों को जो आम की बिक्री होने में जो समस्या होती है, प्लस कीट पतंग इस सब का प्रकोप ज़्यादा होता है, उस सबसे बचाव के लिए भी हम वहाँ पर काम करते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी भाव पर। आइए अब चलते हैं राजधानी पटना के थोक अनाज मंडी में। आज जानते हैं चावल एवं गेहूं के ताज़ा भाव। लोकल गेहूं 4,000 रुपये प्रति क्विंटल, एमपी गेहूं 4,300 रुपये प्रति क्विंटल, अरवा चावल 8,500 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं बासमती चावल 11,000 रुपये प्रति क्विंटल। चलते चलते अब एक नजर मौसम के पूर्वानुमान पर। अगले 24 घंटों में राज्य के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहेंगे, जबकि कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश होगी। इस दौरान 13 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। कृषि समाचार में अभी आपने जाना मंडी भाव, उपकरण, उन्नत प्रभेद, सफलता की कहानी और साथ में जाना मौसम का हाल। किसान भाई बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आगे बहुत कुछ है, क्योंकि कृषि दर्शन कार्यक्रम के जरिए हम न सिर्फ पशुपालन, खेती किसानी और सरकार की योजनाओं से जुड़ी जानकारी भी आपके समक्ष लेकर आते हैं, जो कि खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान
1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का मैं पूनम फिर से एक बार स्वागत करती हूँ कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दूध उत्पादों में मूल्य संवर्धन के द्वारा उद्यमिता का विकास कैसे करें और क्यों ज़रूरी है, इससे किसान कैसे लाभ ले सकते हैं, इस बातों से जुड़ी यानी तमाम बातों से जुड़ी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित जायसवाल जी। तो आइए देखें और समझें। नमस्कार किसान भाई बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं पूनम आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। किसान भाई बहनों, आज हम बात करेंगे दूध में के उत्पादन में मूल्यवर्धन द्वारा उद्यमिता विकास डेयरी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसका मतलब कि दूध को पनीर, घी या दही में बदलकर उसकी कीमतों को बढ़ाना है, जिससे किसानों को रोजगार से लेकर उसकी आय में बढ़ोतरी होती है। जी हाँ, हम आज बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित जायसवाल जी से, जो बिहार वेटनरी कॉलेज पटना से, जो कि बताएंगे कि दूध उत्पादनों के मूल्य संवर्धन द्वारा उद्यमिता का विकास कैसे करें। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे इस कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जी हाँ, हमारे पशुपालक किसान भाइयों को सबसे पहले ये बताइए कि दूध उत्पादों में मूल्य संवर्धन से किसान भाई क्या समझे। अगर किसान भाई कच्चा दूध का उत्पादन करते हैं और उसका विक्रय करते हैं तो उससे सीमित लाभ होता है। अगर किसान भाइयों को ज़्यादा लाभ लेना है तो वो मूल्य संवर्धन की तरफ जा सकते हैं। मूल्य संवर्धन को अगर हम सिंपल भाषा में समझें, कच्चे दूध को हम मूल्यवर्धित डेयरी उत्पाद जैसे कि पनीर, खोवा, दही, लस्सी, अगर इन सब उत्पादों में बदलकर हम उनकी कीमत को बढ़ा देते हैं और ग्राहकों से एक प्रीमियम दाम वसूल करते हैं तो इन्हें हम मूल्य संवर्धन कहते हैं। और इनसे जो भी उत्पाद बनाए जा रहे हैं हम उन्हें मूल्य संवर्धित डेयरी उत्पाद कहते हैं। दूध उत्पादन में मूल्य संवर्धन क्या होता है, इसको तो हमारे डॉक्टर साहब ने बेहतर तरीके से समझा है। अब बात है कि इसके व्यवसायीकरण को कैसे बढ़ावा दिया जाए, किसान इससे कैसे लाभ ले। आइए इस बारे में रोहित जी से जानते हैं। अगर हम मूल्य संवर्धन की बात करते हैं, उद्यमिता की बात करते हैं और व्यवसायीकरण की बात करते हैं तो ये तीनों शब्द आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहाँ पे मूल्य संवर्धन की बात होगी वहाँ पे जाहिर सी बात है कि उद्यमिता के अवसर किसान भाइयों को मिलेंगे और उनके व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिलेगा। तो मूल्य संवर्धन से हमें फ़ायदा एक ये है कि जो कच्चा दूध है वो नए नए उत्पादों में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे कि हमें आजकल नए नए डेयरी उत्पाद देखने को मिल रहे हैं, जैसे दही, श्रीखंड, फ्रोजन डेजर्ट, आइसक्रीम, चीज़, जो कि मार्केट में हमारे लिए एक नए उद्यमिता के अवसर प्रदान करते हैं। इनसे किसान भाइयों का फ़ायदा ये होता है कि इन नए उत्पादों से जो हमारे कस्टमर हैं इनकी तरफ आकर्षित होते हैं, जिनसे कि किसान भाइयों को ज़्यादा प्रीमियम प्राइस वसूल करने का मौका मिलता है और अपना एक नया ब्रांड तैयार करने का मौका मिलता है, जिससे कि किसान भाइयों में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और वो उद्यमिता की तरफ बढ़ते हैं और इस व्यवसाय को बढ़ावा देते हैं। इन मूल्य संवर्धित डेयरी उत्पाद के व्यवसायों से जुड़ने से हमारे महिला सशक्तिकरण में भी एक नया आयाम जुड़ रहा है, क्योंकि जो भी पशुपालन का हमारा रोजगार है उसमें महिलाओं का लगभग 70% से ज़्यादा रोल है। तो इसमें महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं और इससे वो उद्यमिता की तरफ जा रही हैं और व्यवसायीकरण को बढ़ावा दे रही हैं। जैसा रोहित जी आपने बताया कि महिलाएं भी इस पशुपालन को अपना रही हैं, लेकिन कई बार मैं आसपास भी देखती हूँ कि कई ऐसे छोटे किसान हैं, पशुपालक किसान भाई, जिनको
जानकारी नहीं होती कि वो कैसे सरकार द्वारा योजनाओं का लाभ ले और कैसे उनको जागरूक किया जाए, और साथ ही साथ सरकार की क्या ऐसी योजनाएं हैं जो सभी छोटे मोटे किसान भी इसका लाभ ले सके, जो बड़े किसान भाई लेते हैं। तो उसके लिए किसान भाइयों को क्या बताएंगे, क्या जानकारी देंगे? मैं आपके प्रश्न का जवाब दो पार्ट में दूंगा। पहली कि भारत सरकार और बिहार सरकार द्वारा कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं हमारे किसान भाइयों के लिए, और दूसरा कि इन योजनाओं का हमारे किसान भाई और महिला किसान जो हैं कैसे उनका फ़ायदा लें। अगर हम योजनाओं की बात करें तो भारत सरकार और बिहार सरकार समय समय पे योजनाएं लेके आती रहती हैं ताकि हम किसान भाइयों को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हम वित्तीय सहायता कर सकें। तो इसमें सबसे पहली जो योजना है डेयरी उद्यमिता विकास योजना, जो कि नाबार्ड द्वारा फंडेड है, और आप इस योजना का अगर लाभ लेना चाहते हैं तो नाबार्ड के प्रोजेक्ट प्रपोजल को फॉर्मेट को भर के इस योजना से लाभ ले सकते हैं। दूसरी जो योजना है वो है प्रधानमंत्री उद्यम उन्नत योजना, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा संचालित है। और तीसरा जो योजना है पशु संरचना विकास योजना, जो कि आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के तहत आया था। ये 3 मेजर योजनाएं हैं जिनसे कि आप मूल्य संवर्धन में जो भी अपना योजना सबमिट करना चाहते हैं, इनमें सबमिट करके आप प्रपोजल्स को इनका फ़ायदा ले सकते हैं। दूसरी बात रही कि हम इन योजनाओं का कैसे फ़ायदा लें। जो किसान भाई हैं, छोटे किसान हैं, वो जो इनका फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं, जिनको इनकी जानकारी नहीं है, तो आप इसके लिए हमारे बिहार सरकार के अंतर्गत प्रसार शिक्षा निदेशालय बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी पटना में कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पे आपको इस प्रपोजल को हम लोग कैसे फिलअप करें, कैसे इसको हम लोग कैसे ट्रेनिंग लें और इस योजना को सक्सेसफुली ऑब्टेन करें और इसका फ़ायदा उठाएं। तो आप यहाँ पे आके आप इस ट्रेनिंग को ले सकते हैं। जैसा रोहित जी ने बताया कि मोबाइल पर भी आप इस पोर्टल में जा करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और साथ ही किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और कैसे इस प्रोजेक्ट को हम तैयार करेंगे, इसकी भी हमारे पशुपालक किसान भाइयों को जानकारी दें। अगर आपके पास समय नहीं है, आप ट्रेनिंग को फिजिकली ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो ई समाधान पोर्टल एक अच्छा ऑप्शन है, जहां पे आप जाके अपने क्वेश्चंस को रख सकते हैं और प्रोजेक्ट प्रपोजल को सक्सेसफुली फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने से फिजिकली फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो आप जहाँ पे आपका लोकेशन है, जहाँ पे आप उद्यमिता चालू करना चाहते हैं, वहाँ पे किसी डेयरी ऑफिसर से या वेटनरी ऑफिसर से उस प्रोजेक्ट प्रपोजल के बारे में सलाह ले सकते हैं। तो पहला कदम आप ये उठाएं। जब आप प्रोजेक्ट प्रपोजल तैयार कर रहे हों, तो आप जो भी डेयरी ऑफिसर है, वेटनरी ऑफिसर से कई सारे बिंदुओं पे आप डिस्कशन कर सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। पहला कि जो आप प्रोजेक्ट प्रपोजल बना रहे हैं उसका बजट कितना होगा, आप किन किन उत्पादों का उसमें प्रसंस्करण करेंगे, ठीक है, आपके दूध प्रोसेसिंग या दूध प्रसंस्करण की क्षमता कितनी होगी, आप किस लोकेशन पे अपने प्रसंस्करण यंत्र को लगाएंगे। तो पशुपालक किसान भाइयों, प्रोजेक्ट बनाते समय अपने बजट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ जाकर आपका प्रोजेक्ट पास हो जाए। तो चलिए, इतनी बढ़िया जानकारी देने के लिए हमारे डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में आए और हमारे पशुपालक किसान भाइयों को दूध उत्पादों में उद्यमिता संवर्धन को लेकर जानकारी दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने समझा दूध उत्पादों द्वारा मूल्य संवर्धन के द्वारा उद्यमिता का विकास कैसे करें। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले भाग की ओर, जो है भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की योजनाओं में से एक योजना से जुड़ी आज की हमारी एक खास फिल्म। तो आइए देखते हैं किसान भाई इससे कैसे लाभ ले सकते हैं। मधु क्रांति, एक नए युग का आगाज। मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है, मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है, साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है। भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि सहित मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे,
तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं। यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है। मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई। उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स, रॉयल जेली और पॉलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से और कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन से आज राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन सफलता का पर्याय बन चुका है। न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 में उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 1,40,000 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 2013-14 में शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 79,928 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे, कहानियां खुद इसकी सफलता की बानगी पेश कर रही हैं। मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो डिफरेंट एरियाज़ में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1 लाख केजी लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 14,000 से अधिक पालक और 22 लाख से अधिक कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं। आज भारत प्राकृतिक शहद का 6वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति आय और रोजगार के अवसर बढ़ाए। मूल्य संवर्धन के द्वारा उद्यमिता का विकास और साथ में सरकार की योजनाओं को आपने देखा और समझा। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। ऐसे ही नई और खास जानकारियों के साथ अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और पूरी कृषि दर्शन टीम को दे इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।